चलो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। कैपिटल गेन चैप्टर का मेन लॉजिक आपको वैसे तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग पहले पढ़े हो कैपिटल गेन चैप्टर। कैपिटल गेन क्या चीज का बात करता है? ये बोलता है कोई भी कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर किया जाए और उसमें कोई गेन हो तो उसके ऊपर यहां टैक्स लगेगा। यही कैपिटल गेन चैप्टर बात करता है। एनी कैपिटल एसेट, देखो पहले डेफिनेशन पे आते हैं तो देखो सेक्शन 45 यही बोलता है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, एनी कैपिटल और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन एनी प्रीवियस ईयर। तो एक तो ट्रांसफर वर्ड इंपॉर्टेंट, एक कैपिटल एसेट वर्ड इंपॉर्टेंट है, यही आगे डिटेल में पढ़ेंगे। शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर हेड द कैपिटल गेन अनलेस सच कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 54, 54B, D, EC, EE, F, G, GA और GB। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैपिटल गेन का अलग से 9 एग्जम्पशन है, बस वही एग्जम्पशन आपको अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे 80s का रिडक्शन और वो सब कुछ नहीं मिलता कैपिटल गेन के लिए। तो कैपिटल गेन में खाली ये 9 ही जगह आप इन्वेस्टमेंट करो, कैपिटल गेन जो आप कमाए उसको ये 9 जगह इन्वेस्टमेंट करो, आपको एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स है, उसके अलावा और कोई एग्जम्पशन नहीं। अब आता है यहाँ पे ये पूरा डेफिनेशन पढ़ के 2 बात समझ में आया जो आप पहले ही बोला था कि यहाँ मेन 2 कंडीशन है कब टैक्स लगेगा। कोई भी एसेट जब हम बेचेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो कब हमको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो यहाँ 2 ही बात बोला, वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, कोई भी एसेट नहीं, कैपिटल एसेट, और दूसरा बात वो ट्रांसफर होना चाहिए। तो सबसे पहले कैपिटल एसेट पढ़ते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्या बोलता है? बोलता है कैपिटल एसेट क्या है? बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, कोई भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ, मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ, अगर एसएससी हेल्ड कर रहा है चाहे वो बिजनेस के लिए हो या पर्सनली, उस पर कैपिटल गेन लगेगा। तो पहला आइटम क्या बोला? कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा बोला एनी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई क्या होता है जानते हो? यस या नो लिख सकते हो व्हाट्सएप पे। एफआईआई जानते हो? एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या होता है? देखो इंडिया में फॉरेनर कैसे पैसा लगाएगा? इंडियन शेयर मार्केट में एक फॉरेनर, अंकिता मान लो यूएस की रेसिडेंट है, अब अंकिता इंडिया में पैसा कैसे लगाएगी? तो वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन होगा जिसको वो अपना पूरा फंड दे देगी और वो इंस्टीट्यूशन फिर इंडिया में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है बाय इंडियन स्टॉक एक्सचेंज या सेबी। तो वो एफआईआई जो इंडिया में पैसा लगा रहा है, इंडिया नहीं जानता अंकिता कौन है, नीरज कौन है, अंकिता इंडिया उस एफआईआई को जानता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो इंस्टीट्यूशन। तुम बोल सकते हो वहां का कोई कंपनी जिसको इंडिया में पैसा लगाना अलाउ किया गया, वो इंडिया में पैसा लगाए। तो अगर वो एफआईआई कोई, अब वो शेयर जो हेल्ड कर रहा है वो एफआईआई अपने नाम पे हेल्ड कर रहा है, अंकिता के नाम पे नहीं, क्योंकि इंडिया तो जानता ही नहीं अंकिता कौन है। इंडिया तो अंकिता को शेयर नहीं दिया डायरेक्टली, इंडिया तो एफआईआई को शेयर दिया। तो वह एफआईआई के पास जो इंडियन सिक्योरिटीज होगा वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एसेट। यानी वो एफआईआई जब भी शेयर बेचेगा उसको इंडिया में कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अभी क्लियर है? यस लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं क्लियर हो तभी बोलना। नेक्स्ट बोला एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है जो यूनिट लिंक्ड है, यूनिट मतलब म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, सिक्योरिटी, इनसे कनेक्टेड कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम लेते हैं
और वो इशू हुआ 1/2/2021 के बाद, यानी ये पहले टैक्सेबल नहीं था। तो कोई भी यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो यूनिट से लिंक्ड है, और यूनिट का मतलब ही होता है म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज या शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, तो उनसे अगर लिंक्ड है वैसा कोई सिक्योरिटी अगर 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुआ है तो उस पर उसको अगर उसको बेचते या खरीदते हैं तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन उसमें कुछ एग्जम्पशन दिया। क्या बोला? अगर उसका प्रीमियम 2.5 लाख से कम है उस इंश्योरेंस का, प्रीमियम इन प्रीवियस ईयर, टोटल मिला के प्रीमियम नहीं, फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उस पर नहीं लगेगा अगर 2.5 लाख से कम प्रीमियम है। और अगर 2.5 लाख से भी ज्यादा प्रीमियम है, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, टोटल प्रीमियम, सॉरी, ऊपर बोला है पर ईयर प्रीमियम 2.5 लाख से कम, और अगर टोटल प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द कंसल्टेटिव, whether premium is payable by person for more than one ULIP issued on or after 1/2/2021। तो क्या बोला? अगर सिंगल यूलिप है और 2.5 लाख से कम प्रीमियम है, सिंगल यूलिप 2.5 लाख से कम प्रीमियम तो एग्जम्पशन है, और अगर मोर देन वन यूलिप है और 2.5 लाख से ऊपर भी प्रीमियम है तो भी एग्जम्प्टेड है। इनके दोनों केस में आपको यूलिप पे टैक्सेबल नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप यूलिप बाद में वो इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर हो रहा है तो आपको उस पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अच्छा, 1/4/2021 के पहले वाला यूलिप है तो सर उस पर नहीं लगे, उसका अमाउंट से भी कोई मतलब नहीं। तो ये था कैपिटल एसेट का डेफिनेशन। क्या 3 आइटम को कैपिटल एसेट माना? कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एसएससी हेल्ड कर रहा है, कोई भी एफआईआई जो इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर हेल्ड कर रहा है, या कोई भी इंडियन आदमी जो यूलिप में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 1/2/2021 के बाद और अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा है। आप इतना याद रखो, आपके लिए बहुत है। और यूलिप का ब्रेकअप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बस इतना याद रखो 1/2/2021 के बाद यूलिप हेल्ड कर रहा है 2.5 लाख से ज्यादा का। अब ये हुआ कैपिटल एसेट का डेफिनेशन। लेकिन सर इस डेफिनेशन से ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि बेटा पहला वाला आइटम के हिसाब से तो दुनिया का हर आइटम फिर कैपिटल एसेट हो गया है ना। बोला एनी काइंड, मतलब मूवेबल इमूवेबल बहुत। तो बेटा हम तो कपड़ा बेचे हैं, पुराना कपड़ा, वो भी कैपिटल एसेट है क्योंकि वो भी एक मूवेबल आइटम है। मेरे घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी पड़ा है, हम घर में खरीद के लाया था, मेरा एसेट ही है ना वो। तो फर्नीचर है, अब हम बेच रहे हैं तो वो भी कैपिटल एसेट हो जाएगा। लैंड बिल्डिंग है, वो भी कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो फिर तो सर एक्सेप्शन, यहाँ पे तो सारे दुनिया का आइटम कैपिटल एसेट हो गया, फिर डेफिनेशन पढ़ने का मतलब ही क्या बचा? सही बोल रहे हैं। तो सर डिपार्टमेंट बोला ना 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 ना, हर मूवेबल इमूवेबल को हम कैपिटल एसेट नहीं बनाएंगे। बेटा सबसे बुरा कौन फंसता पता है? बिजनेसमैन, क्योंकि उसका तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है या जो भी उसके पास गुड्स है, गुड्स वो भी उसका फिर तो एसेट हो गया एज पर टैक्स। पिछले ईयर एंड में जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा और उसको अगले साल बेचेंगे तो फिर उस पर भी कैपिटल गेन लग जाएगा। तो डिपार्टमेंट बोला नहीं, हम सब कुछ को सारा काइंड ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम एसेट नहीं मान सकते, सब कुछ एक्सेप्शन देगा। और ये एक्चुअली बात बता दें, ये एक्सेप्शन डिपार्टमेंट खुश मत होना आप कि आपको एक्सेप्शन मिला, इस पे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, मतलब कैपिटल गेन नहीं लगेगा। डिपार्टमेंट अपना ही फायदा देखा इसमें, क्योंकि जिन आइटम को आप पढ़ने जा रहे हो उनमें कभी कैपिटल गेन हो भी नहीं सकता था। तो डिपार्टमेंट बहुत चालू था, डिपार्टमेंट को पता है कि उस पर कैपिटल गेन नहीं होगा। अब पुराना टीवी बेचोगे उस पर कभी गेन हो सकता है क्या आपको? पुराना कपड़ा बेचोगे, पुराना मशीन, पुराना फर्नीचर बेचोगे, पुराना एयर कंडीशनर, पुराना वॉशिंग मशीन बेचोगे, पुराना लैपटॉप, पुराना कंप्यूटर बेचोगे, वैसे भी उस पर कैपिटल गेन नहीं होता, तो कैपिटल लॉस होता। अब अगर गेन टैक्सेबल है तो लॉस को फिर एडजस्ट करना भी अलाउड है, सेट ऑफ करना। तो डिपार्टमेंट बोलेगा पूरा दुनिया आ जाएगा, सारा पुराना कबाड़ बेच के बोलेगा सारा लॉस सेट ऑफ करो इनकम से, और कभी जिंदगी में टैक्स नहीं देगा। डिपार्टमेंट बहुत चालू था, डिपार्टमेंट बोला इनको हम कैपिटल एसेट मानता ही नहीं है, तो न इसका गेन टैक्सेबल न लॉस एडजस्टेबल, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं माना?
बोला स्टॉक इन ट्रेड, अगर वो आइटम तुम्हारा गुड्स है, गुड्स या कंज्यूमर स्टोर या रॉ मटेरियल है, मतलब फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इनको जो तुम बिजनेस पे यूज कर रहे हो, इनको कैपिटल एसेट नहीं माना, माने इनका सेल परचेज पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर नंबर 2 आइटम मेन है, बोला आइटम मूवेबल आइटम ऑफ पर्सनल इफेक्ट। आई रिपीट, मूवेबल आइटम ऑफ पर्सनल इफेक्ट, माने पहला तो वो मूवेबल होना चाहिए, मतलब लैंड बिल्डिंग का बात यहां नहीं कर रहा है, और दूसरा बोला पर्सनल इफेक्ट होना चाहिए, माने पर्सनल यूज का होना चाहिए। तुम या तुम्हारे फैमिली मेंबर उसको पर्सनली यूज कर रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल भी बोला, फर्नीचर, कपड़ा, लैपटॉप, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बोला इनको बेचोगे तो कैपिटल एसेट नहीं मानेगी। अब मेरे को एक बहुत बड़ा बात बोलना अंकिता, क्या ज्वेलरी मूवेबल है? हाँ है। क्या वो पर्सनल यूज में काम लग रहा है घर में अपने? बिल्कुल लग रहा है। गवर्नमेंट देखा, अरे ये तो भयानक केस हो जाएगा, ज्वेलरी पे तो सबको कैपिटल गेन होता ही है। आज 10 साल 20 साल पहले हम ज्वेलरी खरीदा, 2 साल पहले भी खरीदा बेटा, 2 साल पहले 55,000 60,000 पर 10 ग्राम वैल्यू चल रहा था, आज की डेट में 70-75,000 पर 10 ग्राम वैल्यू चल रहा है। हम बेचेगा तो कैपिटल गेन होगा उस पर। डिपार्टमेंट बोला रुको 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 रुको, हम इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन बनाएंगे। तो एक्सेप्शन क्या है कि मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का सामान कैपिटल गेन नहीं लगता उस पर, वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बोला रुको, 6 आइटम ऐसा है जो मूवेबल भी है और पर्सनल इफेक्ट का भी है, लेकिन उस पर कैपिटल गेन लगेगा, उसको कैपिटल एसेट मानेंगे। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। माने सीधा बात बोला, ज्वेलरी और ये जो होता है ना, जो ये एंटिक पीसेस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बड़ा बड़ा ड्राइंग्स, पेंटिंग्स। मेरे पास पिकासो का पेंटिंग है बेटा, उसका बहुत वैल्यू होगा, करोड़ों में बिकेगा। गवर्नमेंट बोला रुको, वो मूवेबल भी है, पर्सनल इफेक्ट भी है, तुम घर में लगा रखे थे, और वो मूवेबल भी है, पिकासो का पेंटिंग, लेकिन बेटा जी बेचोगे तो हम तो कैपिटल गेन लेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का सामान कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में 6 आइटम को बोला, इसको कैपिटल एसेट मानेंगे, उस पर कैपिटल गेन लगाएंगे। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये हुआ, 2 आइटम अब तक आप पढ़े हो जो कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड और मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। सर और क्या नहीं है कैपिटल एसेट? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। एक बार ये नोट वाला पॉइंट 2 मिनट बाद में आएंगे, नोट वाला पॉइंट पे। अच्छा चलो पहले नोट वाला पॉइंट ही पढ़ते हैं। इस नोट के अंदर क्या लिखा है? हाउस प्रॉपर्टी इन विच एसएससी लिव्स, वो पर्सनल पर्पज ही यूज हो रहा है, लेकिन सर वो तो इमूवेबल है, तो उसको क्या माने, कैपिटल एसेट माने कि नहीं माने? पर्सनल पर्पज तो है सर, आप बोले मूवेबल पर्सनल यूज वाला सामान कैपिटल एसेट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं होता, उस पर चक्का लगा के कहीं घर नहीं ले जा सकते हम, तो सर जी उस पर कैपिटल एसेट लगेगा, उसको कैपिटल एसेट मानेंगे और उस पर कैपिटल गेन लगेगा। तो यही बोलना चाहता था कि ये भी टैक्सेबल है। ज्वेलरी में देखो पूरा क्लैरिफिकेशन दिया ज्वेलरी के बारे में, क्योंकि लोग बोल देता है ज्वेलरी मतलब गोल्ड का ज्वेलरी खाली। बेटा जी खाली गोल्ड ज्वेलरी होता है, सिल्वर ज्वेलरी नहीं होता है, अदर प्रीसियस मेटल का ज्वेलरी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो पूरा क्लैरिफिकेशन लिखा, बोले ज्वेलरी का मतलब ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रीसियस मेटल, वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन। उसमें स्टोन लगा हुआ है, हीरा, मानक, मोती लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर और नॉट वर्कड और स्वेन इनटू एनी वियरिंग अपैरल। अच्छा यहाँ बड़ा गजब बात बोला, बहुत जन बुद्धि लगाया, बोला अच्छा ज्वेलरी टैक्सेबल करेंगे ना आप, हम एक बुद्धि लगाते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, हम एक्स्ट्रा बुद्धि लगाया, कपड़ा में हीरा लगाया और वो कपड़ा बेच दिया, और हम क्या बोला, कपड़ा तो टैक्सेबल नहीं है,
क्योंकि कपड़ा तो मूवेबल भी है और कपड़ा पर्सनल इफेक्ट भी है। गवर्नमेंट बोला रुको, तुम ज्यादा चालू, हम तुमसे ज्यादा चालू। यहां लिख दिया बकायदा, जहां ज्वेलरी का डेफिनेशन लिखा कि अगर वैसा कोई मेटल स्टोन अगर कपड़ा में भी लगा के बेचोगे तो फिर वो कपड़ा भी ज्वेलरी हो जाएगा। बहुत जन बुद्धि लगा लिया ना। सोना, हम लोग के राजस्थान में ना बेटा, ये लहंगा और ये सब कपड़ा में ना लोग सोना का काम कराता है, जरी का काम बोलते हैं उसको, जरी का काम। तो वो गवर्नमेंट बोला रुको रुको रुको, उसको फिर हम गोल्ड मान लेंगे, उसको हम ज्वेलरी मान लेंगे और टैक्सेबल कर देंगे। अगर तुम लोग और बुद्धि लगाए हमारे राजस्थान में, टेबल होता है ना, टेबल का नीचे जो पांव होता है टेबल का, उस पे सोना का काम करा लिया। फर्नीचर में, यूटेंसिल में, बर्तन में सोना का काम करा लिया, चांदी का बर्तन बना लिया। अब बर्तन तो बोलता है मूवेबल भी है और पर्सनल भी है, तो बर्तन पे तो टैक्सेबल नहीं होगा। कटोरी, प्लेट, चम्मच, ये सब गोल्ड का, ये सब तुम्हारा क्या बोलते हैं, चांदी का, ये सब बना के यूज करने लगा, तांबा का, पीतल का। गवर्नमेंट बोला भैया जी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी प्रीशियस मेटल और एनी स्टोन, ये 5 आइटम कहीं पर भी लगा हुआ है ना, वो ज्वेलरी है। तुम कपड़ा में लगा के बेचो, तुम फर्नीचर में लगा के बेचो। तो देखिए लोग कितना चालू और गवर्नमेंट उससे ज्यादा कितना चालू। तो चलो ये भी बात समझ में आ गया। सर तीसरा आइटम जो नॉट कैपिटल एसेट है, पहला आइटम नॉट कैपिटल एसेट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का सामान, कैपिटल एसेट नहीं है लेकिन उसका एक्सेप्शन भी पढ़ लिया। फिर आया तीसरा आइटम जो कैपिटल एसेट नहीं है, वो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल बोला, रूरल यानी अर्बन एग्रो लैंड होने से नहीं चलेगा, तो बोला रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इन अदर वर्ड इट मस्ट नॉट बी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। उल्टा बोलना चाहते हैं कि वो नहीं होगा, ठीक है। जब रूरल एग्रो लैंड को बोला है कि वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो ऐसा नहीं मानेंगे ना कि अर्बन एग्रो लैंड भी कैपिटल एसेट नहीं है, वो है। अब यह रूरल का मतलब भी समझा है, ये पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बोला एनी एरिया विच इज कंप्राइज्ड विद द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। किसको रूरल एग्रो लैंड नहीं माना ये बता रहे। रूरल एग्रो लैंड मीन्स एन एग्रीकल्चर लैंड इट इज नॉट सिचुएटेड इन। किसको रूरल माना, जो म्युनिसिपैलिटी का जुरिडिक्शन में नहीं आता, जहां का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, या फिर वो म्युनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर के एरिया में आता है और उसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से कम है, 10,000 से ज्यादा है, या फिर वो म्युनिसिपैलिटी के 6 किलोमीटर के एरिया में आता है जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, या फिर वो म्युनिसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के रेडियस में आता है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है। और सर अगर वो 8 किलोमीटर से भी दूर है म्युनिसिपैलिटी से, तब फिर वहां का पॉपुलेशन देखने का जरूरत नहीं है, वो रूरल ही माना जाए। तो देखो रूरल किसको नहीं माना वो बताए। नॉर्मल जो म्युनिसिपैलिटी एरिया में आता है वो तो है ही नहीं, अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और वो म्युनिसिपैलिटी एरिया है तो वो तो रूरल है ही नहीं। उसके अलावा बोला जो म्युनिसिपैलिटी में नहीं आता लेकिन म्युनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के रेडियस में है और उसका पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, तो फिर उसको क्या मानेंगे, अर्बन मानेंगे और उस पर हम टैक्स लगाएंगे। सर ये याद करना जरूरी है? नहीं, तुम केवल इतना समझो रूरल एग्रो लैंड को माना गया है नॉट कैपिटल एसेट और अर्बन एग्रो लैंड को माना गया है कैपिटल एसेट। और यहाँ अर्बन एग्रो लैंड का ये पूरा डेफिनेशन हम बता दिया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 4 और 5 एकदम रट लेना, पॉइंट नंबर 4 और 5 और 6 एकदम रट लेना ये नाम के साथ। स्पेसिफिक गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट ना टाइम टू टाइम गोल्ड बॉन्ड इशू करते हैं। देखो गवर्नमेंट नहीं चाहता है लोग फिजिकल ज्वेलरी में ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिजिकल गोल्ड तुम घर में रखते हो उससे देश को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि इंडिया के पास, गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा गवर्नमेंट उतना ही नोट छापने का परमिशन ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक से नोट छापने का परमिशन लेना पड़ता है आरबीआई को, तभी नोट छाप सकता है। तो जिस देश के पास जितना गोल्ड रिजर्व है अकॉर्डिंगली दे कैन प्रिंट करेंसी।
तो पॉइंट इज गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि तुम्हारे पास फिजिकल गोल्ड घर में पड़ा रहे, तो गवर्नमेंट एक बोला लालच दिया, बोला देखो तुम फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी घर पे रखोगे और बेचोगे तो टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन लगाएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। लेकिन अगर तुम गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, और वो भी मेरा बताया हुआ गोल्ड बॉन्ड, हम जो बता रहे हैं वही गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो। बॉन्ड क्या होता है सर? एक टाइप का म्यूचुअल फंड या एसआईपी जो शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है, और वो यहाँ पे गोल्ड से लिंक्ड है, कमोडिटी मार्केट से लिंक्ड है, गोल्ड से लिंक्ड है। गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा। मार्केट में गोल्ड का फिजिकल वैल्यू गिरेगा, बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा। तो अगर तुम गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, वो भी कौन सा वाला? 6.5 गोल्ड बॉन्ड 1977, या 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, या नेशनल डिफेंस बॉन्ड 1980 जो कि इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, या गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2018। ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये एकदम याद कर लेना। यही नाम देगा और बोलेगा ये वाले बॉन्ड में इन्वेस्टेड है गोल्ड का, बोलोगे ये कैपिटल एसेट नहीं है, टैक्सेबल नहीं है। याद रखने का सिंपल तरीका है, 6.5 1977, 7% 1980, डिफेंस बॉन्ड 1980, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, तो 77, 80, 80, 91 और एक 99, 2015 और 2018। 99 का गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है और बाकी दोनों मोनेटाइजेशन स्कीम है। ये 2015 और 18 वाला स्कीम बहुत लेटेस्ट है। जब गवर्नमेंट को डिमोनेटाइजेशन किया था तब स्कीम दिया था, किसी के पास भी गोल्ड है गवर्नमेंट को दे दो और बॉन्ड में कन्वर्ट करा लो, गवर्नमेंट ये स्कीम दिया था। तो इन सब में पैसा इन्वेस्ट करते हो और इनको बेचोगे तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आई होप एक्सेप्शंस पूरा आइए, क्या कैपिटल एसेट है और क्या कैपिटल एसेट नहीं है पूरा क्लियर है, नो डाउट। हम आगे बढ़ रहे हैं। बियरर बॉन्ड बेटा वो बॉन्ड का नाम है, बियरर बॉन्ड वो बॉन्ड का नाम है। स्पेशल बियरर बॉन्ड गवर्नमेंट उसका नाम रखा था, मतलब स्पेशल कैटेगरी बॉन्ड। गवर्नमेंट अलग अलग बॉन्ड का नाम निकालेगा ना, हर बॉन्ड का तो एक ही नाम होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। उस पर इंटरेस्ट रेट अलग होता है स्पेशल बियरर बॉन्ड पे। देखो ऊपर वाला बॉन्ड पे 6.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, 1980 वाला 7% इंटरेस्ट मिल रहा था उस बॉन्ड पे, तो उस बॉन्ड में पैसा लगाओ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वैसे ही स्पेशल बियरर बॉन्ड निकाला गवर्नमेंट, नाम है और कुछ नहीं, ठीक है। नो डाउट, चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ क्या एसेट और क्या एसेट नहीं है। देखो अब यहाँ पे तुमको समझाया भी, वो एग्जांपल दे के, वो क्या अर्बन और क्या अर्बन नहीं है। तो ये खाली एक बार जब देख लेना, ये कुछ काम का नहीं है। ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देगा, ये इलस्ट्रेशंस भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक मस्त इलस्ट्रेशन है, मिस्टर वान्या कंटेंट दैट सेल ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट हेल्ड बाय हर इज नॉट एलिजिबल टू कैपिटल एसेट, इज सी करेक्ट? वर्क ऑफ आर्ट है सर, वर्क ऑफ आर्ट टैक्सेबल होगा। वर्क ऑफ आर्ट मतलब हो गया कोई एंटीक पीस, कोई आर्टिस्टिक वर्क का चीज, सर वो करोड़ों में बिकता है। एक बहुत मस्त एग्जांपल समझाना चाहेंगे सर। अगर मेरे पास एक पुराना टी शर्ट है, क्या वो कैपिटल एसेट है? व्हाट्सएप पे लिख सकते हो यस या नो। नहीं है, चलो ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, तो फिर अगर उस पे हमको उस टी शर्ट को हम 15,000 रुपये में लाया था और 25,000 में बेच दिया, क्या कैपिटल गेन देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं है। बट सर यहाँ पे बहुत बड़ा झमेला है। सलमान खान अगर अपना टी शर्ट बेचे, शाहरुख खान या आमिर खान या ऋतिक रोशन अपना टी शर्ट बेचे, सर उनका लाखों में बिक जाएगा पहना हुआ टी शर्ट। सलमान खान का पहना हुआ टी शर्ट ऑक्शन में जाएगा तो लाखों में बिक जाएगा। विराट कोहली का क्रिकेट बैट पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल भी है, कैपिटल एसेट नहीं है वो, लेकिन अगर वही विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट जिससे वो वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारा था या कोई बहुत बेहतरीन इनिंग खेला था, बड़ा इनिंग खेला था, वो बैट अगर आप बेचे तो उसको तो लाखों में बिकेगा सर। क्या उस पर कैपिटल एसेट कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगता है?
बोलो। बोलो, ट्राई करो, नहीं लगेगा या लगेगा, बोलो दोनों में जो भी आंसर आपका टाइप करो। वो बैट या वो टी शर्ट अगर लाखों में बिका तो क्या उस पर फिर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? अरे यस या नो रिप्लाई करो ना बेटा व्हाट्सएप पे, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? सर मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है, चेक कीजिए। हेलो, ठीक है, हम आंसर कर रहे हैं बेटा, नहीं लगेगा। सर बात यहाँ लाखों और करोड़ों का नहीं है, रूल पर्सन टू पर्सन तो बदल नहीं सकते ना। नॉर्मली कपड़ा कभी भी ऊपर के दाम में नहीं बिक सकता, पहना हुआ कपड़ा कभी भी ज्यादा दाम में बेच नहीं पाओगे, उस पर कभी कैपिटल गेन हो ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट उसको हमेशा के लिए ही नॉट ए कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन में डाल दिया। लेकिन बेटा जी अब अगर हो गया है कभी कमाई तो गवर्नमेंट बोलता भैया ऐसे एक एक पॉइंट पकड़ के हम टैक्स नहीं लगा सकते। सलमान खान कभी कभारी ऐसे अपना टी शर्ट ऑक्शन में डालेगा और वो कभी कभारी कमाई होगा तो नहीं लेंगे कैपिटल गेन। वैसे भी अगर सलमान खान रोज अपना टी शर्ट ऑक्शन में डालने लगा तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो कभी कभार वाला आइटम पे हम अलग अलग पकड़ के कुछ नहीं कर सकते, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आओ टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे देखेंगे? हम परचेज किए और बेचे उसके बीच में गैप कितना, हम कितना दिन एसेट को हेल्ड किए, हेल्ड अपने पास रखे, उसको देख के डिसीजन लेना। तीन कैटेगरी है, 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ। अलग अलग एसेट को अलग अलग वे में देखेंगे। ये तीन कैटेगरी है, हमको देखना पड़ेगा। तो अगर पहला केस बोला 12 मंथ वाला केस, तो 12 मंथ से अगर हम कम हेल्ड करते हैं, 12 मंथ से अगर हम कम हेल्ड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा हेल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म। ऐसा कौन कौन सा एसेट है? सर लिस्टेड सिक्योरिटी, कोई भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी, यूटीआई का बॉन्ड मतलब म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या जीरो कूपन बॉन्ड, या गवर्नमेंट इशू करता है जीरो कूपन बॉन्ड, इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड होते हैं, डिस्काउंट पे गवर्नमेंट देता है और बाद में पार पे वापस ले लेता है। तो ये सब आइटम अगर हैं तो 12 महीना से कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म। सिमिलरली अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर है या कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, मतलब अनलिस्टेड सिक्योरिटी और लैंड एंड बिल्डिंग, ये अगर हम 24 महीना से कम अपने पास रखें तो शॉर्ट टर्म, 24 महीना के ऊपर रखें तो लॉन्ग टर्म। सिमिलरली अगर कोई अदर एसेट है, कौन सा बच गया अदर? सर मेनली बच गया मूवेबल आइटम, मेनली बच गया मूवेबल आइटम, बढ़िया लिखा नहीं है बोला अदर, मतलब ऊपर वाला दोनों केस छोड़ के कोई भी एसेट है तो वो 36 मंथ के बिलो अगर हम रखते हैं अपने पास तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ के ऊपर रखते हैं तो लॉन्ग टर्म। आई होप क्लियर है ये। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे बोला अगर कोई इक्विटी शेयर है, डिबेंचर बॉन्ड है, लिस्टेड है तो 12 महीना, ये एग्जाम्पल में सॉल्व करवाया आपसे। अनलिस्टेड शेयर है तो 24 महीना, अनलिस्टेड बॉन्ड डिबेंचर है तो देखो एक बात गौर करना, यहाँ पे बोला अनलिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, खाली बॉन्ड डिबेंचर नहीं बोला। तो अनलिस्टेड बॉन्ड डिबेंचर किस कैटेगरी में जाएगा फिर? तीसरा वाला। ऊपर बोला था देखो डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड सब आ गया तो ऊपर 12 महीने। लिस्टेड अगर है तो 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म। लेकिन अनलिस्टेड खाली प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के लिए 24 महीने का कैटेगरी है, तो बाकी सब कहाँ जाएगा? अदर में। तो अनलिस्टेड बॉन्ड डिबेंचर के लिए 36 महीना, यूनिट ऑफ यूटीआई 12 महीना, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीना, यूनिट ऑफ डेब्ट फंड 36 महीना, जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीना,
लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीना, एनी अदर एसेट 36 महीना। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे 2 मस्त नोट दिया है, सुनने लायक है, उतना एग्जाम में याद रखने लायक नहीं, उतना डीप नहीं जाता, बट फिर भी एक लाइन में जान लो। कोई कंपनी अगर लिक्विडेशन में चला गया तो जिस दिन वो लिक्विडेट हो रहा है उसी दिन तक का देखेंगे, जिस दिन खरीदा और जिस दिन लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया। अब मान लो पेमेंट करने में और 2 साल लग गया तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हो जाएगा। कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाता है तो लिक्विडेटर आता है, वो कंपनी का सारा एसेट बिकवाता है। ये बिकवाने में कभी कभी 3-4 साल भी लग जाता है पूरा कंपनी को क्लोज डाउन करने में। तो अब अगर मान लो और 3 साल लग गया तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हो जाएगा। वो आइटम खरीदा किस दिन और लिक्विडेट जिस दिन हुआ उस पीरियड को होल्डिंग पीरियड देखें। उसके बाद कब पैसा रियलाइज हुआ उसका या कब बिका वो, इट डजंट मैटर। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी विच वेंट इनटू लिक्विडेशन शैल बी टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन एंड नॉट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुआ मानेंगे मेरा शेयर, हम एक कंपनी का इक्विटी शेयर ले रखा था, इक्विटी शेयर हम एक कंपनी का खरीदा हुआ है, अब वो कंपनी लिक्विडेट में चला गया, मेरे को पैसा मिलने में 3 साल लग गया मेरे शेयर्स का। इसका मतलब ये थोड़ी ना वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो जिस दिन लिक्विडेट हुआ बस उसी दिन तक का डेट देख। देयर इज नो नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लाइक एनी अदर इज टैक्सेबल इज नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स। वेल लॉन्ग टर्म कैपिटल ये पॉइंट नहीं पढ़ने का, छोड़ दो, ये पॉइंट नहीं पढ़ने का, ये जब टैक्स रेट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब आता है डेफिनेशन का सेकंड पार्ट, ट्रांसफर किसको मानेंगे, और ये पार्ट पढ़ने लायक है, आज का यही क्लास लास्ट होगा। ट्रांसफर किसको मानते हैं? तो देखो इतना सारा बात लिखा है, सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। सेल तो समझते हो, एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम समझते हो, रिलिंक्विशमेंट मतलब अपना राइट को छोड़ना, अपना राइट को छोड़ना। एक्सटिंग्विशमेंट का भी मतलब वही है, अपना राइट को छोड़ना। तो हम राइट छोड़े वो भी ट्रांसफर माना गया है, हम राइट छोड़ रहे हैं वो भी ट्रांसफर माना गया है। अगर हम रिलिंक्विशमेंट कर रहे हैं तो या एक्सटिंग्विशमेंट करें, एक्सचेंज करें, सब ट्रांसफर है। गवर्नमेंट मेरा लैंड को कंपलसरी एक्वायर कर ले बाई एनी लॉ, होता है ना, कोई हाईवे, ब्रिज, डैम प्रोजेक्ट आ रहा है, मेट्रो ट्रेन बन रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है उस एरिया से, तो गवर्नमेंट तुम्हारा एरिया ऑक्युपाई कर लेता है कंपलसरी, पैसा देता है बदले में, उसको भी कैपिटल गेन में माना गया, उसको भी कैपिटल ट्रांसफर माना गया, माने टैक्स लगेगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, पहला वो मेरा एसेट था बेटा, ज्वेलरी, मेरे घर में ज्वेलरी था 50 किलो, अब हम ज्वेलरी का ही बिजनेस खोल लिया और उसी को स्टॉक बना लिया अपना। गवर्नमेंट बोलता भाई ये कन्वर्जन है, स्टॉक जब बेचोगे वहां कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी तो ये स्टॉक में कन्वर्ट हुआ ना, पहले पर्सनल इफेक्ट का था, इसको हम टैक्सेबल करेंगे। मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है जानते हो? एक लाइन में सुन लो, गवर्नमेंट मेरे को बोला 1 लाख का बॉन्ड है, 85,000 में खरीद लो, डिस्काउंट पे गवर्नमेंट बेचता है, और जब गवर्नमेंट रिडीम करेगा तो पार पे रिडीम करेगा और मेरे को 1 लाख रुपए दे देगा 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो ये जो 15,000 रुपये हमको गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा मिला, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड टैक्सेबल है, इसको ट्रांसफर माना है, गवर्नमेंट वापस ले रहा है अपना जीरो कूपन बॉन्ड और मेरे को बदले में 1 लाख दे रहा है, इसको ट्रांसफर माना जाएगा, मेरे हाथ में 15,000 रुपये कैपिटल गेन लगेगा। कोई भी इमूवेबल एसेट मेरे पोजीशन में आए इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक हम पैसा नहीं दिए बट प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया। आप एक बिल्डर हो, आप एक फ्लैट बनाए हो, अभी फ्लैट पूरा रेडी नहीं हुआ है बट हम पार्ट परफॉर्मेंस, आधा मोटा मोटी घर रेडी हो गया है, हम उसमें रहना स्टार्ट कर दिए, या मेरा एक आधा अधूरा घर था हम किसी को बेच दिए, भाई उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम थोड़ा पैसा दिए और प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिए, पूरा पेमेंट अभी हुआ नहीं है तो भी वो ट्रांसफर माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन लगेगा। एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाय बिकमिंग मेंबर और एक्वायरिंग शेयर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत गजब का चोरी होता है। ये बड़ा बड़ा अपार्टमेंट जो बनता है ना, बोला जाता है वहां फ्लैट खरीदे नहीं है,
उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जाए और वो मेंबरशिप में हमको वो फ्लैट यूज करने का राइट मिल रहा है, आई एम एंजॉइंग द राइट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप फीस। गवर्नमेंट बोलता है भाई रहने दो ये सब। कोई भी अगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में तुम मेंबर बनते हो और तुमको उसका प्रॉपर्टी रहने के लिए मिल रहा है, तो जो आदमी वो मेंबरशिप छोड़ा वो क्या 2-4-5 हज़ार रुपये लेके घर छोड़ेगा? कि वो अगर घर 25 लाख में खरीदा था तो तुमसे 30 लाख रुपए लेके घर छोड़ेगा? ये एक टाइप का ट्रांसफर ही है। ये मेंबरशिप राइट ट्रांसफर का ड्रामा बंद करो, ये सब कुछ नहीं है, सब नौटंकी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर मेंबरशिप ट्रांसफर हो रहा है, हम मानेंगे वो प्रॉपर्टी बिका, और प्रॉपर्टी बिका है माने उस पर टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट इसको भी ट्रांसफर माना है। भले ही तुम ऑन डॉक्यूमेंट ये दिखा रहे हो कि पहले अंकिता मेंबर थी, अब अंकिता मेंबरशिप छोड़ दी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नीरज हो गया और ये फ्लैट नीरज का हो गया। अब नीरज उस फ्लैट को एंजॉय करेगा। नीरज जिस दिन मेंबरशिप छोड़ेगा फिर कोई और मेंबर बनेगा, उसका हो जाएगा ये प्रॉपर्टी। भाई ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी है एक तरीके से। मेंबरशिप ट्रांसफर केवल एक ऑन पेपर एक चीज है, एक्चुअली में यहां पर एसेट ही ट्रांसफर हो रहा है, इस पे कैपिटल गेन लगेगा, इसको ट्रांसफर मानेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर। तो अब यहाँ पे एक एक करके यही वर्ड समझाया। सेल का मतलब क्या है, एक्सचेंज का मतलब क्या है, बार्टर सिस्टम। हम आपको गोल्ड दिए, बदले में आप हमको शेयर दिए, बार्टर आप जानते हो, इन काइंड ट्रांसफर। एक्सटिंग्विशमेंट का भी मतलब बताया, मीन्स पुट टू अ टोटल एंड ऑफ समथिंग। इट इंडिकेट्स अ कंप्लीट वाइप आउट और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और राइट। हम राइट छोड़ रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हैं, भले लॉ बोला है, भले हम लोग खुद से कर रहे हैं, भले एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो सब टैक्सेबल। कंपनी लिक्विडेट हो रहा है तो मेरा उस कंपनी में शेयर होल्डिंग का राइट खत्म तो हो गई, तो ऑब्वियस बात है वो ट्रांसफर। ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे दो आइटम को ट्रांसफर नहीं मान, ये पढ़ने लायक। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का बंटवारा हो रहा है, एचयूएफ के 4 फैमिली मेंबर थे, तो प्रॉपर्टी का सब में बंटवारा हो जाएगा हिसाब से। तो ये भी एचयूएफ का प्रॉपर्टी मेंबर को मिला, तो ट्रांसफर ही हुआ। गवर्नमेंट बोला नहीं, ये हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। या कोई गिफ्ट और विल में कोई सामान मिला और वो इरिवोकेबल है। इरिवोकेबल मतलब हम आपको एक बार गिफ्ट किए, बाद में ये मेरा वापस हो जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। इरिवोकेबल मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि मेरे को मेरा प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। हम तुमको दे दिए, ये तुम्हारा ही होगी। बहुत जन बुद्धि लगाता है बेटा, 25 मार्च को बोलेगा प्रॉपर्टी वाइफ को दे दी, अब फिर 2 अप्रैल को फिर से मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ कि फिर से अप्रैल महीना में मेरा या मई महीना में या अगला साल ये प्रॉपर्टी मेरा वापस हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है ये गिफ्ट नहीं है, ये टैक्स बचाने का बुद्धि है। उस घर से रेंटल इनकम आता, हम वो रेंटल इनकम बचाने के लिए प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे दिखा दें। गवर्नमेंट बोलता है इस पर ट्रांसफर मानेंगे और कैपिटल एसेट लगा देंगे, कैपिटल गेन लगा देंगे। लेकिन अगर नॉर्मल हम किसी को गिफ्ट या विल में कोई सामान देते हैं, मेरे दादाजी विल बना के गए कि बड़ा बाजार वाला फ्लैट नीरज का हो जाएगा और ये कभी दादाजी के नाम पे वापस नहीं होगा, फिर मेरा ही रहेगा। गवर्नमेंट बोला ठीक है, इसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहे हैं वो टैक्सेबल है बेटा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी डाल दिया, वो लोग बुद्धि लगाएगा। एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हैं बेटा, एम्प्लॉय क्या मेरा कोई रिलेटिव है जिसको हम गिफ्ट देंगे? क्यों देंगे? गवर्नमेंट बोलता है भाई ये सब बुद्धि रहने दो। कंपनी फिर बोलेगा हम शेयर एम्प्लॉय को गिफ्ट किए या एम्प्लॉय वापस कंपनी को गिफ्ट किया, भाई वो सब नहीं, वो सब टैक्सेबल है। ठीक बात। ये सबको क्या माना जाता है? ईशॉप। एम्प्लॉय को शेयर फ्री में क्यों देते हैं? पढ़े थे ना, स्वेट इक्विटी शेयर, ईशॉप। भाई ये सब ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि बाद में वो शेयर एम्प्लॉय किसी और को बेच देगा और बोलेगा हमको तो गिफ्ट में मिला था, हम भी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, बोलेगा नहीं चलेगा, इस पे टैक्सेबिलिटी है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक नहीं है।
ये एग्जाम्पल भी उतना पढ़ने लायक नहीं है। अगला नंबर पॉइंट बोला, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडियरी कंपनी। क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं, क्या क्या ट्रांसफर नहीं है। अब अपने यही पढ़ रहे हैं क्या क्या ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। अब अपने यही पढ़ रहे हैं क्या क्या ट्रांसफर नहीं है। पॉइंट नंबर 6 में बोला नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो उसमें 1 और 2 समझ में आया। 3 क्या बोल रहा है, अगर मेरा एक 100% सब्सिडियरी कंपनी है या 100% होल्डिंग कंपनी है और उसको हम कोई शेयर देते हैं, वो ट्रांसफर नहीं माना जाए। हम अपना 100% होल्डिंग कंपनी या 100% सब्सिडियरी कंपनी को शेयर ट्रांसफर करेंगे, वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाए, उस पर ट्रांसफर नहीं माना जाए। कैपिटल एसेट तो है ही, शेयर है तो कैपिटल एसेट तो है ही, लेकिन एक कंडीशन क्या है, जो ट्रांसफर कर रहा है, जिसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडियरी कंपनी प्रोवाइडेड द सब्सिडियरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, ठीक है। या फिर उल्टा बोला, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय 100% सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडेड होल्डिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। तो बात क्या समझ में आ रहा है, जिसको मिल रहा है वो इंडियन होना चाहिए। गवर्नमेंट बोलता है इंडियन कंपनी को मिल रहा है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यही अगर फॉरेन कंपनी को मिल रहा है, भैया हम ट्रांसफर मान लेंगे और हम कैपिटल एसेट लगा देंगे, कैपिटल गेन लगा देंगे। तो इन दोनों को कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं माना। इजी पॉइंट है, बस खाली सुनते जाए। अमालगमेशन हो रहा है दो कंपनी का, अमालगमेशन जानते ही हो, दो कंपनी का मर्जर, दो कंपनी का मर्जर हो रहा है तो सारा एसेट ट्रांसफर ही होगा। वो भी अगर जिसको मिल रहा है वो इंडियन कंपनी है, इसको भी हम कैपिटल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बेटा करोड़ों का एसेट एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाएगा, अमालगमेशन में ये सब में भयानक टैक्स हो जाएगा। गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है बाबा, हम इसको ट्रांसफर मानते ही नहीं, तो ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल एसेट नहीं लगेगा। डिमर्जर हो रहा है, डिमर्जर क्या होता है, एक कंपनी का ब्रेकअप, एक कंपनी दो हिस्सों में बंटवारा हो रहा है, तो वहां भी जिसको मिल रहा है अगर वो इंडियन कंपनी है, हम उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है पहले ये आईसीआईसीआई बैंक नहीं था, एचडीएफसी बैंक नहीं था पहले, ये लोग क्या था, ये लोग इन्वेस्टमेंट कंपनीज था, ये लोग इन्वेस्टमेंट कंपनीज था। ये लोग क्या किया बाद में, इन्वेस्टमेंट कंपनी तो कंटिन्यू किया ही, इन्वेस्टमेंट कंपनी तो कंटिन्यू किया ही, उसके अलावा एक बैंक भी बना दिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो ये हुआ क्या, बैंकिंग कंपनी के साथ एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था जो बाद में बैंकिंग कंपनी बन गया, या दो बैंकिंग कंपनी का मर्जर हो रहा है, या एक बैंकिंग कंपनी एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट के साथ मर्ज हो रहा है। हाँ लेकिन वो अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला तभी हो रहा है। ऑब्वियस बात है सर, बैंक ऐसे मर्ज हो भी नहीं पाएगा। तो भैया वहां पे बोला कि इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही था जिसका आपस में दो कहानी बना, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट रह गया, एक बैंकिंग कंपनी बन गया, मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी रह गया, एक बैंकिंग कंपनी रह गया। तो बैंकिंग कंपनी को कुछ तो एसेट मिलेगा, बोले इसको कैपिटल ट्रांसफर नहीं मानते। अगर आपके पास कोई वर्क ऑफ आर्ट का सामान है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई साइंटिफिक या आर्टिस्टिक कलेक्शन है, कोई बुक है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ है, इनको ट्रांसफर करें तो कैपिटल एसेट लगेगा ना, इनको कैपिटल एसेट माना है ना। बिल्कुल माना है सर, इनको कैपिटल एसेट माना गया है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है अगर तुम ये किसी नेशनल म्यूजियम या नेशनल आर्ट गैलरी या नेशनल आर्चीव्स या सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया पेंटिंग है, नेशनल म्यूजियम बोला हमको दे दो, या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोला हमको दे दो, तुम बोले अच्छा ठीक है ले लो, बट मेरा पैसा, गवर्नमेंट बोला देखो 100 करोड़ 200 करोड़ तो हम भी नहीं देंगे, बट ठीक है तुमको अच्छा खासा एक पैसा देंगे, वो पेंटिंग म्यूजियम में रखो, देश का लोग आके देखेंगे, लोगों में अवेयरनेस होगा। मेरे पास टीपू सुल्तान का तलवार है, मेरे पास महाराणा प्रताप का भाला है,
मेरे पास पिकासो का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई सामान है सर, अगर आप वो देश को देंगे तो देश के लोग देखेंगे, म्यूजियम का भी फायदा होगा, लोग घूमने आएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगा। गवर्नमेंट बोला ऐसा कोई ट्रांसफर करते हो तो जाओ, उस पर कैपिटल गेन मत देना। तो देखो कैपिटल एसेट माना, तुम नॉर्मली बेचोगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा, लेकिन इनमें से किसी को देते हो, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, नेशनल आर्चिव, सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड, तो फिर ठीक है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बोला तुम्हारे पास कंपनी का बॉन्ड या डिवेंचर था। कई कंपनी ऑप्शन देता है ना, बॉन्ड डिवेंचर 3-4 साल अपने पास रखो, बाद में हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल एसेट में, इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो बॉन्ड डिवेंचर को बाद में शेयर्स में कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिवेंचर इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी। गवर्नमेंट क्या बोला, इस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये कन्वर्जन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इस पे कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। अब इसका एक मजेदार पॉइंट सुनना, और ये वाला पॉइंट समझ जाओगे तो अगला 3-4 पॉइंट आपके लिए फटाफट हो जाएगा। मेरे पास एक कंपनी का बॉन्ड डिवेंचर था, हम 4 साल रखा, कंपनी बोला था 4 साल अपने पास रखोगे, उसको गुड़ी शेयर में कन्वर्ट कर लिया। क्या ये कन्वर्जन कैपिटल गेन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इस कन्वर्जन में कोई भी गेन अगर हो रहा है, सर गेन कैसे होगा बेटा, डिवेंचर जब लिए तो उसका वैल्यू 100 रुपया था, वो कन्वर्ट होके मेरे को इक्विटी शेयर जो मिला है वो 125 रुपये का, तो हुआ ना 25 रुपये का तो फायदा। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर 125 रुपये, बॉन्ड का दाम 100 रुपया था। गवर्नमेंट बोला टेंशन मत लो, इस 25 रुपये पे हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। लेकिन सर बाद में हम ये इक्विटी शेयर बेचा, सर उस पर तो कैपिटल गेन लगेगा ना। अरे ऑब्वियस सा बात है, शेयर वो जो बॉन्ड डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो गया और वही शेयर तुम बाद में बेचोगे, उस पर कैपिटल गेन लगेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक मानेंगे? सर जिस दिन वो इक्विटी शेयर से शेयर कन्वर्ट हुआ उतना ही पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। मतलब मान लो डिवेंचर हम 1 अप्रैल को लिया था 2018 को, शेयर में कन्वर्ट हुआ वो 1 जुलाई 2023 को, और हम बेच दिया उसको 1 दिसंबर 2023, 1 नवंबर या 1 दिसंबर 2023 को। तो ये लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? सर ये शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर बना कब, वो 1 जुलाई 2023 को, और आप उसको बेच दिए 1 दिसंबर 2023 को। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना हुआ? 4 महीना। 4 महीना तो 4 महीने, तो ये शॉर्ट टर्म। ठीक बात। यही अगर ये 1 जुलाई 2021 को कन्वर्ट हुआ होता इक्विटी शेयर में, और फिर 1 दिसंबर 2023 को बेचे होते, तो लॉन्ग टर्म होता। तो इंडेक्सेशन कब का लगता? 1 जुलाई 2021 का। इंडेक्सेशन वाला कंसेप्ट पता ही है आपको, आगे आएगा डिटेल में, बट बेसिकली तो पता है इंडेक्सेशन का कैसे लगता है, लॉजिक याद है मतलब? हाँ या ना? इंडेक्सेशन का लॉजिक याद है ना? ठीक है, तो ये लगेगा। ये वाला एग्जाम्पल में यही बात आपको समझाया। एग्जाम्पल जस्ट एक बार देख लेना, ये पीडीएफ हम क्लास खत्म होते ही दोबारा दे देगा। सेम बात बोला, वही कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, लेकिन यहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो कहां से कहां बोला। यहां पर भी बोला प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट होगा वो कन्वर्जन कैपिटल गेन में नहीं आएगा, और वही इक्विटी शेयर जब बेचोगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा। इंडेक्सेशन तो जिस दिन इक्विटी में कन्वर्ट हुआ वहां से लेके जब तक बेचे, तो इंडेक्सेशन तो इक्विटी शेयर में कन्वर्जन वाले डेट का ही लगेगा, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराना से माना जाएगा, क्योंकि तब भी वो शेयर था, अभी वो शेयर है। तो पीरियड पहले ऊपर वाला केस में क्या था, वो डिवेंचर या बॉन्ड था बेटा, ठीक है। लेकिन यहां पे सर वो पहले भी शेयर था, अभी भी शेयर है। शेयर माने ओनर, तो तुम पहले भी ओनर थे, अब भी ओनर हो कंपनी के, भले प्रेफरेंस शेयर था, भले इक्विटी शेयर था। तो होल्डिंग पीरियड तो प्रेफरेंस शेयर से माना जाएगा, लेकिन इंडेक्सेशन कब से लगेगा? जिस दिन वो इक्विटी में कन्वर्ट हुआ वहां से। ये पॉइंट क्लियर है तो एक बार लिख देना यस, क्योंकि 2 पॉइंट पे 2 अलग बात था।
ठीक है, चलो अब आ जाओ, अगला एग्जाम्पल भी वही है, ये फालतू का पॉइंट सब खाली देखने लायक। अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ डिमर्ज कंपनी। देखो भैया, एक कंपनी था एक्स लिमिटेड, हम उसका शेयर होल्डर था। अब वो कंपनी का बंटवारा हो गया, दो कंपनी बन गया, वाई लिमिटेड और जे लिमिटेड। या एक्स लिमिटेड का बंटवारा हुआ, एक्स तो रह गया, एक्स से एक और वाई भी बन गया। मेरे को वो वाई कंपनी का शेयर मिला। हम पहले किस कंपनी में होल्डर था? एक्स लिमिटेड में। अब हम किस कंपनी में होल्डर बन गया? वाई लिमिटेड। तो हमको एक्स का शेयर की जगह वाई का शेयर मिला, क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा? अरे नहीं सर, नो कैपिटल गेन। तो ये जो डिमर्ज कंपनी से नया कंपनी का आपको शेयर मिला, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब वो रिजल्टिंग कंपनी का शेयर आगे कभी हम बेचेंगे, उस पर तो कैपिटल गेन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और वही इंडेक्सेशन और होल्डिंग का रूल क्या होगा? वही जो ऊपर प्रेफरेंस शेयर वाला था। शेयर तो शेयर है ना सर, आप किसी भी कंपनी में होल्डर थे और आप अपनी मर्जी से तो कंपनी बदले नहीं हो। ये तो कंपनी का बंटवारा हुआ और आपको दूसरी वाली कंपनी का शेयर मिला, आपका क्या गलती है इसमें? आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग छोटा नहीं होगा। लेकिन इंडेक्सेशन हमको जिस दिन रिजल्टिंग कंपनी का शेयर मिला उसी डेट का लगेगा। सेम बात को अगर दो कंपनी अमालगमेट हो गया और हमको नया वाला कंपनी का शेयर मिला, सेम रूल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 13 बोला, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट बाय अ फर्म ऑफ अ कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ द फर्म बाय अ कंपनी इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म। कोई इंटेंजिबल एसेट, एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद रहा है, एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद रहा है, यही तो होता है अमालगमेशन। और क्या होता है? एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद रहा है, तो इंटेंजिबल एसेट अगर मिल रहा है तो उसका क्या होगा? देखो क्या बोला, एक कंपनी जब दूसरा कंपनी को खरीदेगा, उसमें जो भी उसको एसेट्स मिलेगा उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? 4 शर्तें। अंकिता लिमिटेड अगर नीरज लिमिटेड को खरीद ले पूरा, या अमालगमेट हो जाए नीरज लिमिटेड अंकिता लिमिटेड में अंकिता लिमिटेड को नीरज लिमिटेड का सारा एसेट्स मिल जाएगा। तो एसेट मिला तो ट्रांसफर हुआ, कैपिटल गेन लगना चाहिए, बट लगेगा नहीं। लेकिन 4 शर्तें हैं। नंबर 1, सारा एसेट लायबिलिटी तुम्हारा हो जाना चाहिए। सर ये गलती हुआ मेरा बोलने में, हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, फर्म कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में। तो क्या उस कंपनी को हैंड में जो भी एसेट गया या पार्टनरशिप फर्म के हाथ से जो एसेट गया उस पर कैपिटल गेन लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन 4 शर्तें क्या है? सारा एसेट लायबिलिटी तुम्हारा हो जाना चाहिए नया कंपनी का। ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकम द शेयर होल्डर। सारे पार्टनर्स को नया फर्म में शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। पार्टनर ऑफ द फर्म डू नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट। शेयर्स के अलावा पार्टनर को और कुछ नहीं मिल रहा। और द एग्रीगेट ऑफ द शेयर होल्डिंग, नया कंपनी में शेयर होल्डिंग 50% तक पुराने पार्टनर का रहना चाहिए अगले 5 साल। 4 कंडीशन क्या है? एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में अमालगमेट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, सारा एसेट लायबिलिटी नया कंपनी का हो जाएगा। पुराने पार्टनर जितने थे पार्टनरशिप फर्म में वो सब नया कंपनी में शेयर होल्डर बनेंगे, सारे के सारे। पार्टनर्स को शेयर्स के अलावा और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और नया वाला कंपनी में अगले 5 साल तक 50% मिनिमम शेयर होल्डिंग उन पुराने पार्टनर्स का रहना चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो एक कंपनी अगर कन्वर्ट हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सिमिलरली सोल प्रोप्राइटर का भी रूल वही बोला। एक सोल प्रोप्राइटर अगर सक्सीड हो रहा है कंपनी में, सेम रूल, सारा एसेट लायबिलिटी हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटर नया वाले कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा और अगले 5 साल तक शेयर होल्डर रहेगा। और सोल प्रोप्राइटर में जो ओनर था उसको शेयर के अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। अब 2-3 छोटे छोटे पॉइंट आए थे। हाँ, छोटे छोटे 2-3 पॉइंट है और एसेट ट्रांसफर का बात खत्म। अब उतना कुछ बड़ा बात बचा नहीं है, मेन बात पढ़ा दिए जो पढ़ाना। 1 मिनट में
यहां पे बोला अगर कोई सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में कोई शेयर ट्रांसफर, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होता है कभी सुने हो? अगला 5 मिनट का क्लास और है। सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होता है कभी सुने हो? नहीं सुनना 1 मिनट के अंदर। मेरे पास रिलायंस कंपनी का 10 लाख शेयर है या 5,000 शेयर है। अंकिता के पास रिलायंस का शेयर नहीं था, बट हुआ क्या, शॉर्ट सेल सुने हो? शॉर्ट सेल क्या होता है शेयर मार्केट में? शेयर नहीं होते हुए भी शेयर बेच सकते हैं। शेयर नहीं होते हुए भी हम शेयर बेच सकते हैं। सुने हो ये बात? शॉर्ट सेल। जानते हो इसके बारे में? शायद नहीं जानते, तो चलो हम बता देते हैं एक लाइन में इसका मतलब। शेयर मार्केट में एक चीज अलाउड है, आपके पास शेयर नहीं है, आप पहले बेच दो, बट सेम डे आपको फिर बाई करना पड़ेगा। बहुत जन को लगता है कि शेयर का प्राइस गिरेगा मार्केट में। 100 रुपये अभी शेयर का दाम है, मेरे को लग रहा है गिर के 95 पे आएगा, हम बेच दिया। हाँ, इंट्राडे, इंट्राडे में शॉर्ट सेल हो सकता है। शॉर्ट सेल, इंट्राडे 2 टाइप का होता है बेटा। था मेरे पास शेयर, हम बेच दिया, या परचेज किया नया, वो नॉर्मल इंट्राडे होता है। शॉर्ट सेल है, मेरे पास शेयर है ही नहीं, बट हम बेच दिया, वो नहीं होते हुए भी हमको लगा है 95 पे आएगा। तो जैसे ही अगर ये गिर के हम 100 रुपये में बेच दिया, और जैसे इसका वैल्यू गिरा हम फिर खरीद लिया, मेरा फायदा हो गया ना। बेचा 100 में, खरीदा 96 में मान लो, तो 4 रुपये पर शेयर मेरा फायदा हो गया। यही होता है इंट्राडे या शॉर्ट सेल, सॉरी यही होता है शॉर्ट सेल। अब मान लो बेचा 100 रुपया में, मेरे को लगा था वैल्यू गिरेगा, बट मेरा बैड लक, शेयर का वैल्यू ऊपर भाग गया और हम बाई कर ही नहीं पाया वापस पूरा दिन। अभी बचा है शेयर मार्केट क्लोज होने में आधा घंटा, और मेरे को लग रहा है मेरा भाव तो वापस नहीं आएगा, और लॉस खाने का मेरा इच्छा नहीं। अंकिता मेरी एक फ्रेंड है, हम अंकिता को बोला है, मेरा भाई बहन जो भी है अंकिता, हम उसको बोला तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर है? बोली हाँ है। हम बोले मेरा, हम 2000 शेयर का शॉर्ट सेल खेले हैं, मेरे को 2000 शेयर लोन पे दो ना। तो अंकिता हमको शेयर लेंडिंग की, इसके लिए सेबी आरबीआई का परमिशन होता है, अलाउड है ये। हम क्या किया, तुमसे शेयर बोरो किया, बोरो, तुम हमको शेयर लोन पे दिए, लेंडिंग किए, लेंडिंग, और अगला दिन मॉर्निंग में हम तुमको परचेज करके वापस दे दें। मार्केट क्लोज हो चुका है, हमको लॉस खाना नहीं है, हम अंकिता से बॉन्डिंग लोन पे लिया और अगला दिन मॉर्निंग में रिपेमेंट कर। तो अंकिता का तो शेयर मेरे पास ट्रांसफर हुआ ना एक तरीके से, क्या उस पर कैपिटल गेन लगेगा? नहीं लगेगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है, शेयर लेंडिंग स्कीम पे कैपिटल गेन नहीं लगता। आपको मीनिंग हम बताया कि क्या आपका नॉलेज के। आई होप क्लियर है ये बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेम लॉजिक पे बोला, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। हम कहीं पे गिरवी रख के कोई एसेट को गिरवी रख के लोन लेते हैं, उसको भी ट्रांसफर नहीं माना। ऑब्वियस बात है, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए ना, ये कोई बेचना थोड़ी ना हुआ। तो गवर्नमेंट भी बोला हाँ ठीक है, इसको भी हम ट्रांसफर नहीं माना, इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम का भी एक मस्त एनालिसिस है, ये पढ़ लेना बाद में, जानना नहीं है आपको इतना, बट अगर जानना चाहो तो एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आए हमको फिर बोलना, हम बता दें। कन्वर्जन ऑफ स्मॉल प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी, तो सेम रूल, अगर क्या ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन क्या है, टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 60 लाख। उस कंपनी का 60 लाख के नीचे टर्नओवर है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, और बुक्स में टोटल एसेट का वैल्यू 5 करोड़ से कम। तो अगर एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होता है, अब तक उल्टा पढ़ रहे थे, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो बोला उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, लेकिन 2 मेन कंडीशन क्या रखा कि उस कंपनी का टर्नओवर
60 लाख से कम है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर में 60 लाख से कम का टर्नओवर है और 5 करोड़ से कम का एसेट होल्ड कर रहे हैं। जिस ईयर में ये कन्वर्जन हो रहा है उस पर 5 करोड़ से कम का एसेट होल्ड है, तो फिर कैपिटल गेन नहीं लगेगी। लेकिन अगर इससे वैल्यू से ज़्यादा है तो उस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना और कैपिटल गेन होगा। बाकी कंडीशंस वही है कि सारा शेयर ट्रांसफर होना चाहिए, नया कंपनी में वो लोग पार्टनर कंटिन्यू रहने चाहिए, जो कंपनी में डायरेक्ट ओनर थे वो नया में कंटिन्यू रहना चाहिए अगले 5 साल तक। वही ज्ञान है, इतना ज्ञान नहीं पढ़ने का दरकार। ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड वगैरह अगर बोलते हैं एनी ट्रांसफर मेड बाय आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी इशूड आउटसाइड इंडिया इन बाय ए नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। एक फॉरेनर इंडियन कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा था, वो दूसरे फॉरेनर को शेयर बेचे, क्या उस पर कैपिटल गेन लग सकता है इंडिया में? आपको लगता भी है? सर क्या फालतू बात कर रहे हैं। एक एनआरआई या एक फॉरेनर इंडियन कंपनी का शेयर अगर होल्ड कर रहा है और वो दूसरे एनआरआई को बेच रहे हैं तो इंडिया में कहाँ टैक्स का बात आएगा? इसीलिए यहाँ पे बोला इसको कैपिटल ट्रांसफर नहीं मानते। तो गवर्नमेंट भी बोला फालतू का नौटंकी करने में फायदा तो है नहीं, तो इसको डेफिनेशन से बाहर कर दो, झमेला खत्म। ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम वन नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। सेम बात, कोई आदमी इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है और वो दूसरे आउटसाइड इंडियन पर्सन को बेच रहा है, बाहर वाले को बेच रहा है, सर उस पर इंडिया में कैपिटल गेन नहीं है। इतना ही केवल जानने का लाइन। 2 पॉइंट और बचा है। ट्रांसफर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई अंडर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वे ऑफ रिडम्पशन बाय एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल। हमको आरबीआई ये गोल्ड बॉन्ड बेचा था, अब आरबीआई उसको वापस रिडीम कर रहा है, उसको ट्रांसफर नहीं माना, उस पर तुमको बोला जाओ क्या ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल एसेट पर गेन नहीं लगाएंगे। ज़्यादा कुछ यहाँ सुनने को नहीं है, बस इतना ही जानना। तो ये था आपका कहानी, किसको ट्रांसफर नहीं माना। ये सब पॉइंट फिर उतना पढ़ने को नहीं है, ये एग्जाम्पल से एक आध देख सकते हो, नहीं भी देखोगे चलेगा। ये वाला पॉइंट से हम लोग अगला बात से पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 7 से। यहाँ तक पहले स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से चालू हो रहा है कैपिटल एसेट भी है, कैपिटल गेन भी है, बट फिर भी टैक्स नहीं लेंगे। जाओ पॉइंट नंबर 7 से ये बात चालू हो जाएगी। आप 2 मेजर बात पढ़ ली, हम ट्राई करेगा 3 क्लास में इसको खत्म करने, हो भी जाएगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वो एग्जाम्पशन वाला बात ही अब मेन आएगा, बात बाकी उतना कुछ। इंडेक्सेशन थोड़ा सा मेन है।